तो हर एक भारतीय अपनी सेविंग से हर साल 7% गवाता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं किशोर, फाउंडर और सीईओ ट्रेड अचीवर्स का। आइए अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम खासकर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का साधारण मतलब है आपके पास में फंड्स हैं, आपके पास में पैसे हैं, मगर उस पैसे को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इसी को ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। और किस तरीके से हम इसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे सेव कर रहे हैं, कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को ही जानना फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। यही ऐसा होता है कि हम जान सकें कि हमें बजटिंग कैसे करनी है, फंड्स कैसे मैनेज करना है और सेविंग्स कैसे करनी है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ऐसे विषयों में अगर आप देखें कि इंडिया कहां पर खड़ी है, 2015 में सर्वे क्या बताता है, अगर आप देखें कि इंडियन लिटरेसी रेट कितना है, यह सिर्फ 24% है। अगर हम बाहर के देशों से इसे मिलाकर के देखें तो यह 121वें स्थान पर है। और अगर हम देखें कि आज करंटली ये कहां पर है, 24 से इंडिया 27% अब बढ़ चुका है। और अगर हम भारत को स्टेट वाइज इसको हम लोग अलग अलग करके देखें तो हमारा जनरल लिटरेसी रेट है, नॉर्मल एजुकेशन लिटरेसी रेट कितना है। अगर हम देखना चाहें तमिलनाडु, अगर आप तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु 72% पे है। और अगर आप देखें कि फाइनेंशियल लिटरेसी रेट में यह कहां पर है तो हम सिर्फ 22% पर हैं। 22% ही सिर्फ हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है तमिलनाडु के लिए। ऐसा ही यहां पर दिया गया है। और अगर हम देखेंगे तमिलनाडु कहां पर है, यहां पर तो 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है पूरे इंडिया में। अगर हम इसे देखें, बाकी सारे स्टेट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यह 10वें स्थान पर है। और हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सिर्फ 22% है। इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा विचार करने की बात है। और हम अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। अहम बात यह है लोग अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से बचा रहे हैं और किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर इसमें आप देखें सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे ऊपर कौन है, गुजरात, जो कि 83% पर है। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखना चाहें तो यह गोवा है। और गोवा को अगर आप देखें तो यह 50% पर है। और अगर हमारे पड़ोसी शहरों में अगर आप देखेंगे तो केरला 36% पे है। और अगर हमारे शहर को, तमिलनाडु को अगर आप देखते हैं तो यह सिर्फ 22% पर है। तो यह बहुत ही कम है। और अगर आप इसे देखें और हमारा फाइनेंशियल एजुकेशनल लिटरेसी अगर आप देखें, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, यह लोगों को अवेयरनेस तो आ चुकी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ये हालात 30 साल 40 साल पहले थे, मगर अब काफी कुछ बदल चुका है। माता पिता अब ये चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ना होगा और उनको अच्छे तरीके से बड़ा करना होगा। पढ़ने के बाद में आखिरकार वह क्या करेंगे, पैसे ही तो कमाने जा रहे हैं ना। पैसे कमाने के बाद में उस पैसे को कैसे हैंडल करना है, वो चीज हमारे सिस्टम में अभी तक नहीं आई है। और इस बात को बहुत सारे लोगों के कहने की वजह से हमारा लिटरेसी रेट फाइनेंस में अभी तक भी सिर्फ 22% है। और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत सारा कुछ देखने जा रहे हैं। अगर एक बात और को हम देखें, बहुत सारे लोगों का ये माइंड सेट है कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हो तो यानी कि मैं सेटल्ड हूं। ये सब कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी में आएगा। अब देखें, कुछ लोग यह कहते हैं मेरे पास में अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं बस सेटल्ड हूं। और कुछ लोग कहेंगे मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, हाँ मैं बस अब सेटल्ड हूं। तो फिर हमारे पास में कितने पैसे होने से इसका मतलब है हम सेटल्ड हैं, या फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूं। ये 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना आप कहेंगे? अगर आप सोचें कि आपके पास में कितना पैसा होगा तो आप कहेंगे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद में क्या मुझे परेशानी होगी? परेशानी होगी या नहीं? इसी चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे। यह एक सबका जाना पहचाना चेहरा है। यह माइक टायसन है, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। आप इनका नेट वर्थ अगर आप देखें, इसका नेट वर्थ 5000 करोड़ है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ उसके पास में है। 90 के दशक में उसने जो अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो कमाया, उसका वैल्यू वह 5000 करोड़ था। मगर फिर भी अगर उसका आप कर्ज देखें, $60 मिलियन का कर्ज है उसके ऊपर। क्या हुआ? लगभग अगर आज की स्थिति में हम देखें 2020 में, इस वक्त में उसकी जो करंट वैल्यू है वो बस 70 करोड़ की है।
5,000 करोड़ से 2003 में उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। कर्ज दोबारा लेकर के उसे नहीं भरने की वजह से दिवालिया घोषित कर दिया था। अब थोड़ा थोड़ा करके वह फिर से ऊपर उठ रहा है, पर अब उसकी नेटवर्थ जो है वो 70 करोड़ की है। यहाँ पे क्या परेशानी है अगर आप देखें, चाहे उसके पास में जितना भी पैसा था, हम उस पैसे को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमें वो पता नहीं है। आपको चाहे जितने करोड़ रुपए दे दिए जाएं, आप इसे गवा देंगे। यह एक सच्चाई है। अगर आप कहें मेरे पास 10 लाख है तो मैं सेटल हूं, या फिर मेरे पास 10 करोड़ होंगे तो मैं सेटल हो जाऊंगा। एक आदमी के पास में 5,000 करोड़ होने के बावजूद उसने क्या कर लिया? बिना प्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी के, अगर हमारे पास में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप हर एक पैसे को गवा देंगे। इसीलिए चाहे आप 20,000 कमा रहे हैं या 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमें सही तरीके से पैसे को कैसे मैनेज करना है, तभी हम एक अच्छा स्मूथ जीवन जी पाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम तमिलनाडु को देखें तो सिर्फ 22% है और ये बहुत कम है। अभी बहुत सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं इन वीडियोस को बना रहा हूं। एक और बहुत जरूरी बात जो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, हर एक भारतीय सेविंग के नाम में 7% अपना पैसा लगातार गवा रहे हैं। इस बात के बारे में कितनों को पता है मुझे नहीं पता। इन बातों के बारे में आइए अब हम डिटेल्स में देखेंगे। अब यहां पर देखने वाली जो अहम बात है, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, पैसे की कमजोरी। अगर हम भारतीयों को देखें, अगर हम सेविंग्स को कहें, क्या करते हैं? पैसा मतलब हमें इकट्ठा करके रखना होगा, और यही बात वह अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है और उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया था, पैसे लेकर के उसे जमा कर लो। या फिर 2 बातें बताएंगे, पैसे है तो जाकर के सोना खरीद लो, दूसरा जाकर के जमीन खरीद लो। ये दोनों बातें सिखाएंगे। तीसरा वो ये कहेंगे अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको अलमारी में रख दो। और यही वो चीज है जिसे हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। अब इन्फ्लेशन कोई एक चीज है, इसके बारे में किसी ने हमें सिखाया नहीं है। और अगर आप कहें इन्फ्लेशन क्या है, यह पैसे का कमजोर होना है। आज जो पैसे आपके पास में है उसकी कीमत अगले साल वह कीमत नहीं रहने जा रही है। ऐसा क्यों है? आइए मैं इसके बारे में आपको और विस्तार से बताता हूं। अगर हम भारत का इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वह कितना है? 7.5% का। इसे आप अपने दिमाग में रखें, हम इसे और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। यह इंडिया का इन्फ्लेशन चार्ट है। साल दर साल आपका इन्फ्लेशन रेट कैसा है? 2010 में हाईएस्ट इन्फ्लेशन था 12% तक। इस वक्त का जो इन्फ्लेशन है वो भी हाईएस्ट है, ये 7% से ज्यादा है। आइए हम इसे और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। आप यहां देखें, अगर आप देखें इन्फ्लेशन क्या होता है, पैसे का कमजोर होना। अगर आप इसे देखें कि कहां होता है, पेट्रोल, आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, पेट्रोल या आपके डायरी प्रोडक्ट। और अगर आप 2000 सन में देखें तो दूध का जो दाम था वो सिर्फ 7.5 रुपए थे और पेट्रोल का दाम 25 रुपए थे। उसके बाद अगर आप 10 साल बाद देखें, पेट्रोल की कीमत 91 रुपए, दूध कितना 2 गुना हो गया है, 7.5 रुपए से 15 रुपए हो चुका है। अब इस वक्त 2022 में पेट्रोल का दाम 102 रुपए और दूध का दाम 27 रुपए है। आप इसे ध्यान से सोच कर देखिए, दूध का दाम बढ़ गया है या फिर पैसे की कीमत घट गई है? वही दूध है ना, वही आधा लीटर दूध। आइए हम कहें आधा लीटर दूध, वही दूध जो आप 2000 सन में खरीद रहे थे, उसी दूध को आप 2022 में खरीद रहे हैं। इसी दूध को आप तब 7.5 रुपए में खरीद रहे थे और उसी दूध को आज आप 27 रुपए में खरीद रहे हैं। तो यह कितना बढ़ चुका है? 4 गुना यह बढ़ चुका है। 4 गुना क्या हुआ है? यह बढ़ चुका है। उसी तरीके से अगर आप देखें, पेट्रोल का दाम जो कि 25 रुपए था अब 102 रुपए हो चुका है। अब पेट्रोल कितना बढ़ चुका है? 4 गुना बढ़ चुका है। अब यहां पर इन्फ्लेशन जो शब्द है उसका अर्थ समझ लेते हैं। एक उदाहरण के रूप पर हम लेते हैं, 2000 सन में आपके पास में 1 लाख रुपए है। 2000 सन में आप 1 लाख को अपने सेविंग्स में रख देते हैं। यही 1 लाख रुपए 2022 में आपका कितना हो जाएगा? यही बहुत अहम बात है। 1 लाख रुपए है, आपने इसका कुछ नहीं किया, मगर इसे लेकर के आपने अपनी अलमारी में इसे रख दिया। अब आप सोचिए कि जो 1 लाख रुपए आपने रखा हुआ है, जो सामान आपको 2000 सन में खरीद सकते थे, क्या वही सामान आप 2022 में खरीद सकेंगे? नहीं। तो जो परचेसिंग पावर है नीचे आ चुकी है। 1 लाख रुपए जो तब आपके पास था और जो कुछ आप उसे खरीद सकते थे, आज के दिन में क्या होगा? उसी सामान को आज 1 लाख रुपए में आप खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि
आइए हम कहें आप 25 लीटर पेट्रोल 1000 रुपए में खरीद रहे थे। उन दिनों में 1000 रुपए का पेट्रोल आपने, आइए हम कहें कि 40 लीटर पेट्रोल हम डाल सकते हैं उन दिनों में, मगर आज हम कितना डाल पाएंगे? सिर्फ 10 लीटर ही डाल पाएंगे। तो इसका यह मतलब है कि आपका पैसे का जो वैल्यू है वो नीचे आ चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो होता है वो यहीं पर ही आता है। इन्फ्लेशन को हमें समझना होगा। एक साल में 7% इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? साल दर साल आपका जो पैसे की वैल्यू है वो कम होते जा रही है। ये कैसे कम होता है? इस साल में अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, 2022 में 1 लाख रुपए ना 7.5% इन्फ्लेशन रेट आप लगा लीजिए। अगले साल 2023 में इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर आप देखेंगे तो 92,500 का ही आप खरीद पाएंगे। 1 लाख रुपए आपके हाथ में ही होगा, मगर क्योंकि सब सामानों की कीमत बढ़ जाने की वजह से 92,500 का ही आप सामान खरीद पाएंगे। अगर साल दर साल ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 7.5% लगातार अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, आप इसे सोच कर देखिए, 10 साल में लगभग 75% आपकी जो कीमत है उसका क्या हुआ होगा? वो घट गई होगी। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है। मैंने अपने बेटे से कहा इसे लेकर के जमा कर रखो। आपने कहां जमा किया हुआ है? इसे लेकर के आपने अपनी अलमारी में जमा कर रखा है। बच्चों को समझाने के लिए हमारे पास में यहाँ कुछ है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक छोटा सा पिगी बैंक लेकर के उसमें पैसे जमा करते हैं, उसके अंदर लगातार डालते रहेंगे और उसे 1 साल तक वैसे रखेंगे। आइए हम कहें आप 2 लाख रुपए बच्चे के नाम पे रखेंगे। आइए हम कहें आपने बच्चे के नाम पर 4,000 रुपए रखें। अगले साल में 7.5% इससे कम हो जाएगा कीमत। उसके अगले साल फिर इसका 7.5% घट जाएगा। अब 2 साल में 15% इसकी कीमत घट चुकी है। वो 4,000 रुपए से भी अब ये कम होते जा रहा है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर बात क्या है? पैसे अगर आप वैसे ही अपने घर में बंद करके रखेंगे तो साल दर साल 7.5% इसका जो है वैल्यू घटती जाएगी। आपकी पॉकेट में से 7.5% घटता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बस हमारा एक सोच है, हमारी अलमारी में पैसे हैं और हम लोग जब अपने अलमारी को खोलते हैं बहुत पैसा है हमारे पास में, वहां पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। साल दर साल आप अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं। एक साधारण सा आपको मैं उदाहरण देता हूं। 2018 में 2019 में कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आप उन्हें देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। 2018 में 2019 में बुलेट की कीमत 1 लाख 1.5 लाख रुपए थी। आज उसी बुलेट को आप खरीदना चाहें 2,20,000 या 2,30,000 आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? क्या बुलेट की कीमत बदल गई है या फिर उनके पुर्जों की कीमत बढ़ गई है? पैसे की वैल्यू क्या हुआ है? घटते जा रही है। जो डॉलर 70 रुपए में मिलता था आज 80 रुपए में मिलता है। हमारा जो पैसा है वो दिन प्रतिदिन उसकी डी वैल्यू होते जा रहा है। इसे ना जानते हुए हम अपने पैसे को लेकर के अगर हमारी अलमारी में रखते हैं, आप साल दर साल अपने पैसे की कीमत को घटाते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सही मायने में फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास हो, पैसे सेविंग करना है, तो हमें इस पैसे को कहां सेव करना है इसे जानना ही अहम बात है। पहली बात जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सेफ्टी लॉकर में आपको क्या करना है? पैसे नहीं रखने हैं। अहम बात, कभी भी अपने पैसे को सेफ्टी लॉकर में ना रखें। आप अपने पैसे को सेफ्टी लॉकर में कभी ना रखें, नहीं तो आप 7.5% पैसा गंवाने जा रहे हैं। क्या आप समझ गए? आप इसे आसानी से समझ पाए इसलिए मैं इन डाटा को आपके सामने रख रहा हूं। तो फिर हम कहां जाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें? अगर हम देखें, हमें हर बार बताया जाता है और ये एक अच्छी बात है, या तो अपने आप पैसे को सोने पे इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर आप सोने के इतिहास के अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको पता हो सकता है सोना 1990 में अगर हम देखें 1 ग्राम कितने का था तो 320 रुपए का था, और अगर आज के दिनों में हम 1 ग्राम की कीमत देखें, ये 2022 में 5,267 इसकी कीमत है। 24 कैरेट सोने की कीमत 320 रुपए से अब ये कितना हो चुका है? 5,267 इसका रेट हो चुका है। अगर आप देखें कि ये कितना बढ़ चुका है, अब गोल्ड कितना बढ़ चुका है, सोने की जो ग्रोथ रेट है वो 1,546% हो चुकी है। अब जिन्होंने 1990 में सोना खरीदा है, 5,000 रुपए का सोना जिन्होंने 1990 में खरीदा होगा, आज उसकी कितनी कीमत है अगर हम देखना चाहें तो आज उसकी कीमत 2022 में 79,000 हो चुकी है।
तो फिर क्या इसने इन्फ्लेशन को तोड़ा है? हाँ, इसने इन्फ्लेशन को तोड़कर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल को हमने देखा था 2000 सन में सोने की कीमत 6000 रुपए थी, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है? 79,000 हो चुकी है। तो फिर अगर हम देखें ये 15% से भी ज्यादा इसकी कीमत बढ़ चुकी है। और अगर हम लोग सामानों की कीमत पर ध्यान दें तो ये 4 गुना बढ़ चुकी है। अगर सोने की कीमत 15 गुना बढ़ चुकी है, तो फिर क्या सोने ने इन्फ्लेशन को बीट किया है? हाँ, सोने ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो फिर अगर हम लोग देखें तो सोना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम सोचे कि गोल्ड में ही अगर डालना है तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो कुछ भी है डाइवर्सिफिकेशन है। वॉरेन बफेट यही कहते हैं, आप अपने सारे अंडों को लेकर के एक ही बास्केट में ना डालें। अगर आप सारे अंडों को लेकर के एक ही टोकरी में डाल देंगे, अगर कहीं भी ठोकर लगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। अगर आप इसे अलग अलग करके रखेंगे तब इसका जो मुनाफा होगा वो भी ज्यादा मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट भी जो होती है, अगर हम उसे अलग अलग जगह में डालेंगे और आप और मुनाफे की कामना कर सकते हैं। अब यह गोल्ड का ऐतिहासिक चार्ट था। और अगला जो हमारा विषय है वो निफ्टी 50 के ऊपर है। निफ्टी 50 का अगर आप यहां देखें, वही 1990 में निफ्टी की कीमत कितना था? अगर आप देखेंगे तो 318 रुपए। और अगर आज के आप निफ्टी की प्राइस को देखेंगे, यह आपका 1990 था। 2022 में अब यह 17,102 रुपए है। और अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5,262% है। अगर आप सोने की कीमत अगर देखेंगे तो 15 गुना बढ़ चुकी थी। अगर निफ्टी अगर आप देखें 51 गुना बढ़ चुकी है। ये आपका गोल्ड है और ये आपका निफ्टी 50 है। अब निफ्टी 50 ने आपको 91 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर उन दिनों में आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते और उसकी वैल्यू आज कितनी होती? यह 2,66,000 से भी ज्यादा होती 2022 में। निफ्टी में कहां पर? आपने सिर्फ इंडेक्स फंड में डाला अगर होता, उसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, विप्रो है, विप्रो में अगर डाला होता तो इतने करोड़ आ जाते। उसके अंदर में और बहुत सारे हैं। आपको डिविडेंड्स मिल सकता था, आपको स्टॉक स्प्लिट्स मिल सकते थे, आपको बोनस शेयर्स मिल सकते थे। इसी तरह से जिनके अंदर में कोई रिस्क नहीं है, सबसे बेहतर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड है। और अगर हम लोग कहें और ज्यादा रिटर्न्स किसमें मिल सकता है, अगर हम बोलेंगे तो हमें निफ्टी में हायर रिटर्न्स मिल सकता है। ऐसा कहने के बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें जो क्रैश होता है वो क्या कितना होता है। इसके बारे में हम बहुत सारी वीडियोस लेकर के आएंगे, मगर अब तक के लिए ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, यह ऊपर तक बढ़ता हुआ 91 गुना रिटर्न मिल चुका है। 51 गुना यानी कि आप कहिए 50 गुना आपको रिटर्न मिल चुका है आपके कैपिटल का। एक और चीज है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हम लोग कहते थे कि रियल एस्टेट का बूम है, रियल एस्टेट का बूम है। एक समय में ये बढ़ता चला जा रहा था, मगर आज ये इसका बूम नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है अगर आप देखेंगे तो 2012 में ये कितना था, और अगर आप 2022 में से देखेंगे तो ये 0 से 5% के निकट भी नहीं है। किसमें? रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं। उन दिनों में अगर हम लोग कहें कि ईसीआर में खरीदना इतना आ सकता है, सोने बेंगलोर में खरीदने में इतना बढ़ सकता है रिटर्न में, उन दिनों में अगर आपने खरीदा होता तो आ सकता था। अब आप करोड़ों में इसका हिसाब किताब लगा करके अगर आप चाहें कि मैं आज 20 करोड़ में इसको खरीद करके और 10 साल के बाद में ये इतने करोड़ में बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए अगर आप आज जा करके और रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपके पिताजी ने उनके जनरेशन में खरीदा था, ये ठीक है। आपके दादा के जनरेशन में अगर खरीदा था, ये ओके है। अगर आपके युग में आप जाकर के कहें कि मैं बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं, मुनाफा नहीं होने वाला उतना। क्या रियल एस्टेट में बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है? इसके लिए एक और वीडियो हम बना रहे हैं, आप हमारे साथ में जुड़े रहें। यही रियल एस्टेट का एक्चुअल फैक्ट्स है अभी तक के लिए। आइए अगर हम एक समरी की तरह से अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम ये देखना चाहें, गोल्ड बहुत अच्छी चीज है। दूसरा क्या है? निफ्टी। वो क्या है? स्टॉक्स। गोल्ड में हमने जैसे कि देखा था कि 15% ये मुनाफा देता है, और निफ्टी ने कितना दिया है? 50% रिटर्न दिया है। तो यानी कि हम कहें कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ही डालना है, ऐसी बात नहीं है। सारा का सारा गोल्ड में ही डाल दें, ऐसी भी बात नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? हमें क्या करना होगा? डाइवर्सिफाई। सारे को आपको क्या करना होगा? डाइवर्सिफाई करना होगा। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी होना चाहिए और गोल्ड भी होना चाहिए। अगर आपने स्टॉक्स ले लेते हैं तो अगर आप निफ्टी को देखें, आपके कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, और कई जगहों में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर में आपको बहुत सारे डिवीजन मिलेंगे। उन डिवीजन में यहां पर क्या क्या हो सकता है?
किसमें इन्वेस्टमेंट करने से कितना आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सारा पैसा लेकर के हम म्यूचुअल फंड में डाल दें। इसी में देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट है, और उसके बाद में हमारे पास में म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और इन सारी बातों को आने वाली वीडियो में हम रेगुलरली देख सकते हैं। तो यह पहली वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है, सिर्फ ये जानने के लिए कि पैसे लेकर के आप उसे अलमारी में ना रखें। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है? 7.5%। हर साल में आप कितना गवा रहे हैं? 7.5% लगातार गवा रहे हैं। अगर आप पैसा लेकर के बैंक में रख दें, 7.5% देश में इन्फ्लेशन है। अगर आप इस पैसे को लेकर के फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 4.5% के ब्याज पर, इस साल आप कितना गवा रहे हैं? आप 3% गवा रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में पैसे को डालना भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए हमें अपने फाइनेंस को आइए हम प्लान करते हैं। आप फाइनेंस को जब तक जान नहीं लेते, आप अगर 5,000 करोड़ भी रख लें, आप एक दिन सारा गवा करके एक भी पैसा आपके पास नहीं बचेगा। एक इंसान जो 20,000 15,000 कमा रहा है, आप इसे सही तरीके से मैनेज करेंगे, आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट में। और आने वाली वीडियो में इन्हीं बातों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। हर एक इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से देखेंगे, कहां इन्वेस्ट करना है। अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए फाइनेंस क्या है, पैसे को कहां हम कैसे सेव कर सकते हैं, कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, यही सिखाना ही मेरी इच्छा है। इसे हम अपने YouTube चैनल में बिल्कुल करने जा रहे हैं। आप उन वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।